उनके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। दोनों गाड़ियों के सायरन बंद हो गए। एक गाड़ी में से एक आदमी उतरकर दूसरी गाड़ी के करीब आ गया। वो पुलिस की वर्दी में था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था। कुछ पता चला? दूसरी गाड़ी में से किसी ने पूछा। नो सर, हमें अभी तक कोई मुश्तबा आदमी नज़र नहीं आया। लेकिन किस्सा क्या है? वो लोग कौन हैं? पहली गाड़ी से उतरने वाले ने पूछा। वो दोनों गैर मुल्की एजेंट हैं, नहायत ख़तरनाक। इंटेलिजेंस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो ना सिर्फ फरार होने में कामयाब हो गए, बल्कि इंटेलिजेंस की इस पार्टी की इंचार्ज इंस्पेक्टर बमला को भी अपने साथ ले गए थे। वो जिस गाड़ी में मिस बमला को लेकर फरार हुए थे, वो यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पर मिल गई है। इंस्पेक्टर बमला भी बेहोशी की हालत में गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग गाड़ी और इंस्पेक्टर बमला को छोड़कर भाग गए थे। हमें हुक्म मिला है कि 1 मील तक इस इलाके को घेरे में ले लिया जाए। वो लोग पैदल हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन्हें हर सूरत में तलाश करना है। इंटेलिजेंस में एकमों की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं होगी सर। पुलिस में भी तुम जैसे आदमियों की कमी नहीं है, जवाब दिया गया। गश्त जारी रखो और हर मुश्तबा शख्स को उठाकर बंद कर दो। यस सर। नीचे खड़े हुए पुलिस वाले ने सैल्यूट झाड़ दिया। पहली गाड़ी का सायरन ऑन हो गया। वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी में आ गया। उसके बैठते ही उस गाड़ी का सायरन भी चीखने लगा और दोनों गाड़ियां मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गईं। किस्मत अच्छी थी। अगर इस बाढ़ का सहारा ना मिलता तो बेमौत मारे जाते। तारिक ने उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा। अब जल्दी से पांडे का बंगला तलाश कर लो, वरना वो लोग हमें तलाश कर लेंगे, सलीम ने उठते हुए कहा। सायरन की आवाज़ दूर जा चुकी थी। सड़क पर एक बार फिर सन्नाटा तारी हो चुका था। हैरत की बात थी कि पुलिस की दोनों गाड़ियां तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ खड़ी रही थीं, लेकिन किसी बंगले से कोई शख्स सूरत हाल मालूम करने के लिए बाहर नहीं निकला था। तारिक चलते चलते एक जगह रुक गया। उस बंगले के एक पिलर पर एक देवी का मुजस्मा लगा हुआ था। मुजस्मे की ऊंचाई तकरीबन 1.5 फुट थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में तराजू था, जिसका एक पल्लड़ा टूटा हुआ था। ये गालिबन हिंदुओं की इंसाफ की देवी है, लेकिन इसके तराजू का एक पल्लड़ा टूटा हुआ है, सलीम ने कहा। जिस तरह हिंदुओं ने इंसाफ का गला घोंट दिया है, उसी तरह इनके इंसाफ की इस देवी ने भी अपने तराजू से इंसाफ वाला पल्लड़ा तोड़ दिया है। लेकिन बहरहाल पांडे का बंगला ही है ये, उसने यही निशानी बताई थी, तारिक ने जवाब दिया। घंटी बजाऊं? सलीम कहने लगा। अहमक मत बनो, हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे, तारिक ने कहा। अगर चौकीदार ने धर लिया तो देखा जाएगा। चलो दीवार पर चढ़ो, तारिक ने कहा। दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उन्हें कूदने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये वसी और ईज़ लॉन था, जिसकी दूसरी तरफ बरामदे में मदम रोशनी का बल्ब जल रहा था। वो चंद लम्हे तारीकी में दुबके सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे। फिर तारिक ने इशारा किया और वो दोनों दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। बंगले की इमारत के दोनों तरफ गुलियारे से थे। तारिक का रुख दाएं तरफ के गुलियारे की तरफ था और सलीम बाएं तरफ जा रहा था। सलीम एक खिड़की के सामने रुक गया। उसने खिड़की पर हाथ का दबाव डाला। खिड़की अंदर से बंद नहीं थी। वो आसानी से अंदर कूद गया। कमरे में बिल्कुल तारीकी थी। वो चंद लम्हे खिड़की के करीब हक्का बक्का रहा, फिर तारीकी में टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में पहुंच गया और एक कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वो इसी तरफ बढ़ गया। कमरे में मदम सी रोशनी हो रही थी। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हो गया। ये बेडरूम था। सामने ही पलंग पर कोई कंबल ताने सो रहा था। सलीम दबे कदमों पलंग की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो कमरे के दरमियान में ही पहुंचा था कि अकब से एक गुर्राती हुई आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। हाथ उठा लो और ख़बरदार, अपनी जगह से हरकत मत करना। सलीम ने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। उसका दिल बड़ी तेज़ी से धड़क उठा था और पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई थी। एक पिस्ता कामत और कदरे बारी बरकम आदमी दरवाजे में खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था, जिसका रुख सलीम की तरफ था। मैंने तुम्हें उसी वक्त देख लिया था जब तुम दीवार से कूदे थे, उस शख्स ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें देखकर ही मैं तकियों पर कंबल डालकर छुप गया था ताकि तुम्हें धोखा दे सकूं। सलीम के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उस शख्स ने सिर्फ उसी दीवार से कूदते हुए हमें देखा था। तारिक उनकी नज़रों में नहीं आया था। कौन हो तुम?
वो शख्स 2 कदम आगे बढ़कर बोला, पिस्तौल फेंक दो मिस्टर पांडे, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। दरवाजे की तरफ से ये आवाज़ सुनकर वो शख्स उछल पड़ा। वो तारिक था जो दबे कदमों वहाँ पहुँच गया था। उस शख्स ने पिस्तौल फेंककर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तारिक ने जल्दी से आगे बढ़कर वो पिस्तौल उठा लिया। तुम लोग कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो शख्स हकलाने लगा। उसका जिस्म हौले हौले कांपने लगा। तुम हाथ गिरा सकते हो मिस्टर पांडे, तारिक ने कहा। हम तुम्हारे दुश्मन या चोर डाकू नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं। मेरा नाम तारिक है। परसों फ़ोन पर तुमसे बात हुई थी। वो पांडे के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो हाथ गिराकर तारिक की तरफ घूम गया। तारिक ने भी हाथ गिरा दिए थे। तुमने तो कहा था फ़िलहाल मुझसे रब्ता कायम नहीं करोगे। मजबूरी है। इस वक्त पूरे शहर की पुलिस हमारी तलाश में है। यहाँ आने के सिवा कोई चारा नहीं था। वैसे इस घर में और कौन है? तारिक ने कहा। कोई नहीं। परसों तुम्हारा फ़ोन मिलने के बाद मैंने दोनों नौकरों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। मुझे यकीन था कि तुम दोनों किसी भी वक्त टपक पड़ोगे। वैसे अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम लोगों ने यहाँ पनाह ले रखी है तो तुम्हारे साथ मुझे भी सूली पर टांग दिया जाएगा। वैसे ये कोई इंसाफ नहीं है कि मेरे बीवी बच्चों को यरगमाली बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और तुम लोगों ने जो हमारी पूरी कौम को यरगमाल बना रखा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तारिक ने कहा। तुम्हारे हुक्मरान तो हमें 45 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जुल्म है जो हम पर नहीं तोड़ा गया? बस्तियों को जलाकर राख कर देना, इंसानों को ज़िंदा जला देना और उन्हें बेदर्दी से जानवरों की तरह ज़िबा कर देना तुम्हारे नज़दीक ऐन इंसाफ है। लेकिन तुम लोग अब ये बात जहन में रख लो कि वादी कश्मीर में आज़ादी की एक नई लहर दौड़ चुकी है। ये तूफ़ानी लहर गाज़ियों को खस्सो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगी। तुम लोगों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। पांडे ने कहा। तुम लोगों ने आज़ादी का नाम तो सुना है, इसका मफ़हूम नहीं समझते। ये नहीं जानते कि आज़ादी हासिल किस तरह की जाती है। आज़ादी का मफ़हूम जानने के लिए वियतनाम की तारीख़ का मुतालिया करो। वियतनामियों ने पूरी एक नस्ल कटवा कर आज़ादी की एक तारीख़ रकम की है। अलजायर के उन बूढ़ों से आज़ादी का मफ़हूम पूछो जिन्होंने फ़्रांस के चुंगल से निकलने के लिए खून के दरिया अबूर किए, और फिर अफ़गानिस्तान की ताज़ा मिसाल तुम्हारे सामने है। उन्होंने लाखों गर्दनें कटवा दी और आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रूस को अपनी सरजमीन से निकाल दिया। तुम लोग आज़ादी का मफ़हूम क्या समझो मिस्टर तारिक? 40 साल गुजरने के बावजूद आज भी वहीं खड़े हो जहाँ पहले दिन थे। खोखले नारों से आज़ादी नहीं मिलती, और ना ही। बंद करो ये बकवास, तारिक धाड़ने लगा। हम यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए, और तुम्हारी आफियत इसी में है जो कुछ हम कहें चुपचाप इस पर अमल करते रहो। क्या चाहते हो? पांडे ने पूछा। हमारा एक साथी इंटेलिजेंस वालों के हत्थे चढ़ गया है। सुबह सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि उसके साथ क्या सलूक किया गया है और उसे कहाँ रखा गया है। मेरा ख्याल है ये मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हो, तारिक ने कहा। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, उससे मालूम करने की कोशिश करूँगा, पांडे ने जवाब दिया। अपने इस सब इंस्पेक्टर दोस्त को यहाँ लाने की हमाकत मत करना, बल्कि जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारा कोई जानने वाला यहाँ नहीं आएगा, तारिक ने कहा। कब तक यहाँ रहोगे? पांडे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। ये तो हालात पर मुनहसर है, तारिक ने जवाब दिया। वैसे हमने एक तरीका सोचा है। दिन के वक्त हम यहाँ तुम्हारे नौकरों की हैसियत से रहेंगे ताकि किसी को यहाँ हमारी मौजूदगी पर शुबा ना होने पाए, और अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कह सकते हो कि हमें आर्जी तौर पर रखा गया है। अब ये बताओ कि हमें रात किस कमरे में गुजारनी है? इस बंगले में कई कमरे हैं, जिस पर चाहो कब्ज़ा कर सकते हो, पांडे ने कहा। मेरा ख्याल है यही कमरा मुनासिब रहेगा। यहाँ से इस खिड़की के रास्ते बैरूनी गेट पर भी निगाह रखी जा सकती है। तुम अपना ताम झाड़ उठाकर किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, सलीम ने कहा और कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा खासा वसी था। फर्श पर दबीज़ कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ दीवार के करीब शानदार डबल बेड था और दूसरी तरफ आरामदेह सोफ़ा भी बिछा हुआ था। वैसे बाय द वे मिस्टर पांडे, सलीम बोला, यहाँ तुम रहते तो अकेले हो, फिर यह डबल बेड किस लिए है? क्या सिंगल बेड पर तुम्हें नींद नहीं आती? मैं सिंगल बेड पर सोऊं या डबल बेड पर, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? पांडे ने इसे घूरा। तकलीफ़ तो कोई नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था कि आदमी जब बीवी बच्चों से दूर हो तो पुर्जे निकाल आते हैं इसके। तुमने भी तो पुर्जे नहीं निकाल लिए, सलीम मुस्कुराया। बंद करो अपनी ये बकवास,
पांडे ने इसे घूरा और बिस्तर पर से कंबल वगैरह उठाने लगा। बेड के करीब अलमारी भी इस्तादा थी। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, फिर कुछ सोचकर बंद कर दिया और उन दोनों को घूरता हुआ कमरे से निकल गया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें कम से कम आज की रात मोहतात रहना पड़ेगा। सलीम ने पांडे के जाने के बाद तारिक की तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा, नहीं, मेरा ख्याल है वो कोई ऐसी हमाकत नहीं करेगा। उसके बीवी बच्चे। राहदारी में कदमों की आवाज़ सुनकर वो खामोश हो गया। सिर्फ 1 सेकंड बाद पांडे कमरे में दाखिल हुआ। उसने हाथों पर उठाए हुए 2 कंबल पलंग पर फेंक दिए और साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और माचिस उठाकर वापस मुड़ गया। 1 मिनट मिस्टर पांडे, तारिक ने हाथ से इशारा किया। किचन किस तरफ है? दाएं तरफ, राहदारी के आखिर में। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, पांडे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। तारिक भी उसके पीछे ही कमरे से निकल गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक ट्रे और चाय की 2 प्यालियाँ रखे वापस आ गया। उसने ट्रे मेज़ पर रख दी, एक कप उठाकर सलीम को दिया और दूसरा खुद उठा लिया। वो सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। रात के सन्नाटे में कभी कभी पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दे जाती, जिसका मतलब था इस इलाके में उनकी तलाश जारी थी और अब तक न जाने कितने बेगुनाहों को पकड़कर आनी सलाखों के पीछे बंद किया जा चुका होगा। उन्हें बहरहाल ये इत्मीनान था कि वो फ़िलहाल महफूज थे। पुलिस या इंटेलिजेंस वाले सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक हिंदू के घर में पनाह लिए हुए होंगे। तारिक बाबू महफूज के बारे में सोच रहा था। उसने खंडर में जब बाबू महफूज को कुर्सी पर बंधे हुए देखा था तो फ़ौरन ही समझ गया था कि वो बेहोश है। उनके फरार के बाद उन्होंने बाबू महफूज के साथ न जाने क्या सलूक किया होगा। उन दरिंदों से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरा ख्याल है तुम पलंग पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ, तारिक ने चाय का खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, 2 बज रहे हैं, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। सलीम ने दीवार गिर कलाक की तरफ देखते हुए जवाब दिया और उठकर पलंग पर लेट गया। पांडे का पिस्तौल अभी तक उसके पास था, जिसे उसने तारिक की तरफ उछाल दिया था। तारिक ने सोफे पर लेटकर कंबल अपने ऊपर खींच लिया। सलीम तो कुछ देर बाद सो गया, लेकिन तारिक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो कभी बाबू महफूज के बारे में सोचने लगता और कभी अपने इस मिशन के बारे में। मिशन के बारे में बाबू महफूज को कुछ भी इल्म नहीं था। वो कोई और था जिसने उनकी रहनुमाई करनी थी, लेकिन वो कौन था? क्या वो भी बाबू महफूज की तरह इंटेलिजेंस की नज़रों में तो नहीं था? वक्त धीरे धीरे रेंगता रहा और रात भर वक्फे वक्फे से पुलिस सायरन की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजती रहीं।